कहानी की शुरुआत में हम ब्रोडी नाम के एक पायलट को देखते हैं जो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपने प्लेन की तरफ जा रहा था। जैसे वो प्लेन में पहुंचता है उसे बताया जाता है कि इस प्लेन में कातिल भी है जिसको टोक्यो पहुंचाना है। दरअसल वो फ्लाइट सिंगापुर से टोक्यो की तरफ जा रही थी। प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है ब्रोडी अपने को पायलट को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और उसे कहते हैं कि मैं बहुत जल्द अपनी बेटी से मिलने वाला हूँ। इसी बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। अब सारा दिन सफर करने के बाद रात हो जाती है और मौसम भी खराब होना शुरू हो जाता है। तभी आसमानी बिजली प्लेन से टकराती है जिससे प्लेन को एक झटका आता है। ब्रोडी अपने सारे पैसेंजर को देखने जाता है जो बिल्कुल ठीक होते हैं। तभी फिर से आसमानी बिजली प्लेन से टकराती है। इस दफा प्लेन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जिससे ब्रोडी भी गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। वो किसी तरह से अपनी सीट पर आता है और को पायलट को कहते हैं कि मैं प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करवाना होगी। अगर हमने जल्दी से ऐसा ना किया तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। वो जल्दी से प्लेन को नीचे ले जाने लगते हैं। तभी एक बैठी हुई मुसाफिर अपना बेल्ट खोल देती है जिसे देखकर वो ऑफिसर भी जिसके साथ कातिल होता है वो भी अपना बेल्ट खोल देता है। प्लेन बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था जिससे ऑफिसर ऊपर से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ब्रोडी देखता है कि वो एक आइलैंड के बहुत करीब है, इसलिए ब्रोडी उस आइलैंड पर प्लेन उतारने का फैसला करता है। वो बड़ी महारत से प्लेन को उस आइलैंड पर सेफली लैंड करवा देता है। तभी ब्रोडी के पास एक एयर होस्टेस आती है और उसको बताती है कि उस ऑफिसर की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ हम उस कंपनी के ओनर को देखते हैं जिस कंपनी का ये प्लेन होता है। उसको भी पता चल जाता है कि प्लेन गायब हो चुका है और उनका पायलट से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। प्लेन को ढूंढने के लिए वो एक रेस्क्यू ऑफिसर को बुलाते हैं जिसका काम प्लेन को ढूंढना होता है। दूसरी तरफ हम ब्रोडी को देखते हैं जो सारे पैसेंजर को बताता है कि प्लेन में बिजली है जिससे हम इसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए कोई टाइम लगेगा। दूसरी तरफ हम को पायलट को देखते हैं जो जनरेटर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जनरेटर में इतनी पावर नहीं है कि वो इंजन को स्टार्ट कर सके, इसलिए अब उनको मदद का इंतजार करना होगा। को पायलट ब्रोडी को ये भी बताता है कि वो जिस आइलैंड पर मौजूद है वो एक प्राइवेट आइलैंड है जिसके रहने वाले लोग किसी भी गवर्नमेंट को नहीं मानते। इस पर ब्रोडी कहता है कि हम जल्दी से रेडियो को ठीक करना होगा और रेस्क्यू टीम को अपनी लोकेशन बताना होगी। वो रेडियो को ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन रेडियो ठीक नहीं होता। अब ब्रोडी आइलैंड के दूसरी तरफ जाकर रेडियो ढूंढने का फैसला करता है। ब्रोडी अपने साथ उस कातिल को ले जाता है जिसका नाम माइकल होता है। वो जंगल में एक दूसरे से बातें करते हुए आगे जा रहे थे। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो उस आइलैंड पर रहने वाले लुटेरों के पास जाता है और उन्हें बताते हैं कि कुछ देर पहले इस आइलैंड पर एक प्लेन उतरा है। ये खबर सुनकर लुटेरों का लीडर उसे नाम भी देता है क्योंकि वो सारे मुसाफिरों को लूटना चाहते थे। तभी ब्रोडी पीछे देखते हैं तो वहां पर माइकल नहीं होता जो जंगल में कहीं छुप गया था। ब्रोडी इस बात की परवाह नहीं करता और वो आगे बढ़ता रहता है। वो एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचता है जहाँ उसे लकीली एक फोन मिल भी जाता है। वो उस फोन से अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे प्लेन की लोकेशन बताता है और कहते हैं कि ये लोकेशन तुम जल्दी से मेरे सीनियर्स को बता दो। जब ब्रोडी ये बातें कर रहा होता है तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। ब्रोडी उसका डट कर मुकाबला करता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी वहीं पर माइकल भी पहुंच जाता है जिसके पास दो गन्स होती हैं जो उसने कुछ गलत लोगों को मारकर उनसे ली थी। वो एक गन ब्रोडी को देता है और कहता है कि यहाँ जिंदा रहने के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ हम लुटेरों को देखते हैं जो प्लेन की तरफ निकल पड़ते हैं। मुसाफिरों को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो समझते हैं कि शायद ब्रोडी वापस आ चुका है लेकिन वो लुटेरे होते हैं। वो सारे वहां पहुंचकर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उनका लीडर कहते हैं कि प्लेन में जितना कीमती सामान है उसे बाहर निकालो। एक मुसाफिर डर कर भागने की कोशिश करते हैं तो उसे सीधा शूट कर देते हैं। इसके बाद वो सारे मुसाफिरों को एक गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। तभी वहीं पर माइकल और ब्रोडी पहुंच जाते हैं। वो उन दो लुटेरों पर गन ताल लेता है। उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा लीडर बाकी मुसाफिरों को कहाँ ले गया है, जिस पर वो बताते हैं कि हमारा लीडर उनको एक पुरानी फैक्ट्री में ले गया। दूसरी तरफ हम उस रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो उस आइलैंड को स्कैन करती है और प्लेन की लोकेशन का पता लगा देती है। वो सारी टीम वहां पर पहुंच जाती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वो प्लेन के अंदर जाते हैं जहाँ ब्रोडी ने उनके लिए एक मैसेज छोड़ गया था जिसमें सारी जानकारी लिखी होती है। दूसरी तरफ ब्रोडी और माइकल उस फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं जहाँ वो लुटेरे मुसाफिरों की वीडियोस बना रहे थे ताकि उनकी फैमिली को भेजकर उनसे मनचाही रकम ले सकें। तभी वहीं पर टीम के लोग भी पहुंच जाते हैं और एक खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें कई सारे लुटेरे मारे जाते हैं। बाकी बचे कुछ ही भाग जाते हैं। टीम सारे मुसाफिरों को बस में बिठाकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम उस गैंग के लीडर को देखते हैं। जब उसे पता चलता है कि इस लड़ाई में उसका भाई भी मारा गया तो वो बदला लेने की ठान लेता है। दूसरी तरफ वो सारे मुसाफिर प्लेन तक पहुंच जाते हैं। टीम के पास कुछ इमरजेंसी टूल्स होते हैं जिनसे वो प्लेन को रिपेयर करने लगते हैं। तभी वहीं पर गैंग के लोग पहुंच जाते हैं जिससे टीम और गैंग के बीच बहुत गोलाबारी होती है। लड़ाई के बीच माइकल की गोलियां खत्म हो जाती हैं। जब वो बैग चेक करता है जो टीम अपने साथ लाई थी तो वो पैसों से भरा होता है लेकिन दूसरे बैग में गोलियां होती हैं। दूसरी तरफ ब्रोडी प्लेन को स्टार्ट कर लेता है लेकिन गैंग का लीडर आरपीजी से प्लेन पर हमला करने लगता है लेकिन माइकल उसको देख लेता है और उसे मार देता है जिसे प्लेन सेफली वहां से टेक ऑफ कर लेता है। दोस्तों यहाँ पर माइकल के पास मौका था कि वो प्लेन में बैठ सकता था लेकिन वो प्लेन में नहीं बैठता बल्कि उन पैसों का भरा हुआ बैग लेकर जंगल में रफू चक्कर हो जाता है। अब हम प्लेन को देखते हैं जो सेफली एक दूसरे रनवे पर लैंड हो जाता है और दूसरी रेस्क्यू टीम्स भी वहां पर पहुंच जाती है और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है।